गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको पदार्थ की अवस्था परिवर्तन बताया था विद दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको मैंने समझाया था कि अगर गैस से द्रव में, द्रव से गैस में, ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में चेंज हो रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद, टर्म्स इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले अब इसमें अवस्था परिवर्तन मतलब किसी भी पदार्थ की कोई अवस्था स्टेट में चेंज हो रहा है तो क्या कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें गलन तथा गलना। गलन मतलब गलन मैं आपको बता चुकी हूँ। गलन क्या होता है, जब कोई ठोस किसी द्रव में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। मतलब ठोस की द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ठीक है, अब गलनांक क्या होता है। गलनांक होता है वह ताप, मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। तो गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में चेंज होना शुरू हो जाए। मतलब अगर हम किसी ठोस को गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अगर हम मीजर करें तो जिस टेम्परेचर पर वो ठोस द्रव में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। ठीक है, वो 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री कुछ भी हो सकता है। जब वो कोई भी ठोस द्रव में चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, गलनांक बोलेंगे। ठीक है, तो सभी ठोस का जो गलनांक होता है वो अलग अलग होता है, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है। ठीक है, अब इसमें है अनुगति सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या। ठोस को गर्म करने पर, मतलब किसी भी ठोस को गर्म करते हैं मतलब उसका ताप बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और कणों के मध्य की दूरी बढ़ने लगती है, जिससे उनके मध्य अंतराण्विक के आकर्षण बल कम होने लगता है। गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ठोस के कण स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगते हैं तथा क्रिस्टल जालक टूट जाता है तथा ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। यह क्रिया गलन कहलाती है तथा वह ताप जिस पर गलन क्रिया संपन्न होती है गलनांक कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हम किसी भी ठोस को गर्म करेंगे तो मैंने कल आपको बताया था कि जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत ही पास पास एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनके जो कणों के बीच की जो दूरी है, जो उनके बीच का आकर्षण बल है वो कम होने लगता है और वो जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और दूर जैसे जैसे वो दूर होते हैं वैसे वैसे वो द्रव में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब है गलन की गुप्त ऊष्मा। ये क्या होती है, देखिए यहाँ पर किसी ठोस के, मतलब कोई ठोस है उसके 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो किसी भी ठोस, कोई ठोस है उसके केवल 1 ग्राम को उसके गलनांक पर, मतलब जो भी 1 ग्राम ठोस है कोई भी, उसको उसके गलनांक पर जब वो ठोस द्रव में चेंज होना शुरू हो जाए तो जो ठोस से द्रव में चेंज होने वाला टेम्परेचर है वो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। तो कि 1 ग्राम, बस पूरा ठोस नहीं, किसी भी ठोस के केवल 1 ग्राम को गलनांक पर, उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा की, मतलब जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसकी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा हिमीकरण या एवं हिमांक। हिमीकरण क्या होता है, जब कोई द्रव ठोस में चेंज होता है, या हिमीकरण, या फिर इसको जमना भी बोलते हैं। डायग्राम में जमना लिख रखा होगा, यहाँ पे हिमीकरण। हिमीकरण मीन्स जो जमना वाला प्रोसेस बताया था कि फ्रीज होना। फ्रीज मतलब जमना,
तो किसी भी ठोस को किसी भी द्रव को ठोस में किसी भी द्रव की ठोस से द्रव में चेंज होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी भी द्रव की ठोस में चेंज होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। ठीक है। अब हिमांक क्या होता है? हिमांक वही कि वह ताप जिस पर यह क्रिया होती है, मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव जमना शुरू हो जाए वो उसका क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। अब आता है हमारा क्वेथन एवं क्वेथनांक अथवा वाष्पन। क्वेथन मतलब बॉइलिंग, बॉइल होना, किसी भी ठोस का द्रव में चेंज होना ही आ जाएगा यहाँ पे। ठोस का द्रव में नहीं, सॉरी, द्रव का गैस में चेंज होना। क्वेथनांक और वेपराइजेशन एक ही चीज है। तो ये क्या है? अथवा मतलब जहां अथवा आ जाता है मतलब या तो ये या तो ये। तो क्वेथन क्या होता है? क्वेथन या वाष्पन क्या होगा कि देखो यहाँ लिखा हुआ वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। जब कोई द्रव गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। ओके। इसके बाद है हमारा क्वेथनांक। क्वेथनांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव गैस में चेंज होना स्टार्ट हो वह उसका क्या कहलाता है? क्वेथनांक कहलाता है। देखो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अतः वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वेथनांक कहलाता है। मतलब इसका यही है कि जब कोई द्रव गैस में चेंज होना शुरू हो जाए, जिस ताप पर, मतलब वो जो जिस टेम्परेचर पर वो स्टार्ट होना शुरू होगा, बॉइल होना या द्रव गैस में चेंज होना, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? उसका क्वेथनांक कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे देखा दे रखा है जल का क्वेथनांक। जल का क्वेथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है, देखो यहाँ पर ये एक और, ये वही है जैसे हमने अभी क्वेथन की व्याख्या वही है जैसे हमने अभी पहले यहाँ पे ये पढ़ा था गलन की व्याख्या। वही क्वेथन की है गलन की व्याख्या, ठोस से द्रव में चेंज होने के लिए है, और क्वेथन की व्याख्या द्रव से गैस में चेंज होने के लिए है। ठीक है। वैसे ही है कि द्रव में अणु परस्पर टकराते हुए अनियमित गति करते रहते हैं। जो द्रव के अणु होते हैं वो क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस कारण इनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा जो हमारे चलते, जब हम मूव करते हैं तो हमारे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। तो ताप में वृद्धि करने पर एक समय पश्चात सतह पर अणुओं की गतिज ऊर्जा, मतलब इसमें वही लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम किसी वाटर को या किसी भी लिक्विड चीज को गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, और दूर दूर जाने के कारण जो द्रव है वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हमने पहले क्या पढ़ी थी? गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? सेम है, बस वर्ड्स इसमें सिर्फ, मतलब डेफिनेशन सेम है, बस मतलब टर्म चेंज है, वर्ड्स चेंज है। उसमें हम ठोस को द्रव में चेंज कर रहे हैं, इसमें हम द्रव से गैस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो जब 1 ग्राम, वही उसमें भी 1 ग्राम क्वांटिटी थी, इसमें भी 1 ग्राम क्वांटिटी है, मतलब किसी भी द्रव की 1 ग्राम क्वांटिटी को उसके क्वथनांक में वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। ये डायग्राम दिया ठोस ऊष्मा। ठोस ऊष्मा को ठोस अवस्था हीट देंगे, एनर्जी देंगे तो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी, फिर द्रव अवस्था को और एनर्जी देंगे तो वो गैस अवस्था में चेंज हो जाएगी। अब इस गैस अवस्था को अगर हम ठंडा करेंगे, शीतलता ही लिखा हुआ है ठंडा करना, ठंडा करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा, द्रव को फिर से अगर और ठंडा करेंगे तो वो ठोस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि कुछ जो वैसे जो नॉर्मली चेंजेस होते हैं वो पहले ठोस से द्रव में चेंज होगा, फिर द्रव से गैस में चेंज होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में चेंज हो जाती हैं बिना द्रव में बदले। तो किसी भी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा ऊर्ध्वपातन
कहलाती है। ठीक है, जैसे कपूर है, कपूर आप जब जलाते हो, कपूर की बोल्स हैं या कपूर हैं, उनको जब आप जलाते हो तो वो डायरेक्ट किस में चेंज जाती है? उसका कोई आपको लिक्विड दिखाई देता है? नहीं ना, जब हम उसे जलाते हैं तो उसकी गैस बन के उड़ जाती है वो, मतलब गैस बन। अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा ही है, आयोडीन, नेफ्थलीन, ये सब ऐसी ही चीजें हैं। ठीक है, अब हम ये है ताप मापन, तापमान मापन का पैमाना। तापमान मापन के 3 पैमाने प्रकार हैं। केल्विन पैमाने पर ताप, ये देखो आपको देखना पड़ेगा। देखो जो टेम्परेचर है वो अगर आपको चेंज करना है, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, सॉरी सेल्सियस में दिया हुआ है और उसमें केल्विन में चेंज करना है, तो जितना हमें सेल्सियस दिया हुआ है उसमें हम 273 प्लस कर देते हैं तो हमारा केल्विन निकल जाता है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर ताप अगर हमारा केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस पूछ रहे हैं तो हम 273 केल्विन वाले में मतलब माइनस कर देंगे तो हमारा सेल्सियस निकल जाएगा। फahrenheit अगर फahrenheit में मापना है और हमें सेल्सियस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला है 9/5C + 32। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इनके टेम्परेचर को नापने का। ये देखो नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। 200 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित कीजिए। केल्विन में इन्होंने चेंज किया है, हमें सेल्सियस में दिया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन का कहाँ पर है? ये वाला सबसे ऊपर वाला, इसमें हम सेल्सियस कितना दिया हुआ 273 प्लस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, अब आता है ये वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण की व्याख्या भी वही है कि हमारा अगर किसी भी चीज को गर्म, किसी द्रव को गर्म करेंगे तो वो गर्म होकर उसके जो अणु है वो सब मतलब दूर दूर हो जाएंगे और जिसके कारण वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में आपको ये जो सारी टर्म्स है, वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, ये सब मैंने उस डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। ये वाष्पीकरण भी क्या होता है, किसी भी द्रव जब गैस में चेंज होना शुरू हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अब ये हमारे वाष्पीकरण के प्रभाव हैं कुछ। यहाँ हमें डिफरेंस दिया हुआ है। पहले वाष्पीकरण तो क्वेथन में अंतर, यह केवल द्रव की सतह पर होता है, वाष्पीकरण द्रव में होता है। यह केवल वाष्पीकरण द्रव की सतह पर होता है, क्वेथन क्या है? संपूर्ण द्रव में होता है। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन जो क्रिया होती है वो होती रहती है, लेकिन क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर ही होती है। अवाष्पीय अशुद्धि की उपस्थिति में वाष्पन कम होता है, अवाष्पीय अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्पन एक मंद क्रिया है, क्वथनांक की तीव्र क्रिया, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद आता है वाष्पीकरण के प्रभाव। अब इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गीली चादर को धूप में जल्दी सूखना। गीली चादर को धूप में फैलाने पर तापीय तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, गीली चादर शीघ्रता से सूख जाती है। गीली चादर को अगर आप धूप में सुखाते हो तो सनलाइट जो है जिसके कारण उसकी जो पानी, मतलब गीली चादर है तो मतलब पानी है उसमें, अब जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आएगी वैसे ही उसकी जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ने लगेगा। ठीक है, और धूप का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है तो इसके कारण वो जल्दी से सूख जाती है। सेकंड है पानी से भरे मिट्टी के घड़े को बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना। पानी से भरे मिट्टी के घड़े के बाहरी सतह पर, जब आपने देखा होगा जब हम किसी भी मटके में या घड़े में पानी भरते हैं तो उसके बाहर वाटर ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं। वो किसके कारण आती है? वाष्पीकरण के कारण आती है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी घड़े में पानी भरते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है तो आस, क्योंकि हमें पता है कि हमारे वायु जो होता है उसमें भी पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, वो क्या करती है ठंडा होने की वजह से वो अपने चारों तरफ का पानी जो है वो अपनी तरफ इकट्ठा करके जल मतलब घड़े पर आ जाती है, घड़े पर आ जाते हैं जिसके कारण हमें घड़े के बाहर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। स्पिरिट का हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होना,
इसके वाष्पीकरण के कारण होता है। ये भी गर्मी में सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण में शीतलता का अनुभव होना, ये हम जैसे वो ये सब वाष्पीकरण के प्रभाव है, मतलब वाष्पीकरण के कारण होते हैं सब ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।